गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बच्चों, कुछ दिन से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल रहा होगा, उसके लिए सॉरी। अब कंटिन्यू मिलेगा। गोपाल साइंस कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है। एक कक्षा 10 की नागरिक शास्त्र है, राजनीति शास्त्र। प्रथम चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसमें हम लोग, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं। हम लोग देखते हैं पार्ट 2 में आगे क्या क्या है। हम लोग पार्ट 1 में पढ़ लिए थे, कहाँ तक पढ़ लिए थे भाई हम लोग पार्ट 1 में? पार्ट 1 में हम लोग इस सत्ता में साझेदारी, हाँ ये रहा आपका सत्ता में साझेदारी। दो देशों में, एक बेल्जियम में, एक श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ रहे हैं। आप लोग को पाठ्य पुस्तक में दो देशों के उदाहरण दिया गया है, एक बेल्जियम के बारे में, एक श्रीलंका के बारे में। जब सत्ता की साझेदारी बेल्जियम में हुई तो बेल्जियम कहाँ से क्या बन गया, और जब श्रीलंका में नहीं हुई तो क्या से क्या बन गया, ये बेल्जियम और श्रीलंका के दो उदाहरण दे के आप लोगों को समझाया गया है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, इसकी चर्चा हम लोग इसी वीडियो में आगे करेंगे। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि लोकतंत्र की एक सटीक परिभाषा क्या है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है लोकतंत्र क्या है, इसका एक सटीक परिभाषा आप लोग पहले समझ लीजिए। लोकतंत्र ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जनता का शासन। लोकतंत्र एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जनता का शासन। लोकतंत्र का अंग्रेजी डेमोक्रेसी होता है। लोकतंत्र का अंग्रेजी क्या होता है भाई? डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का अंग्रेजी डेमोक्रेसी होता है, जो दो शब्दों के मेल से बना है। पहला शब्द है डिमोस, दूसरा शब्द है क्रेसिया, ठीक है। और ये दोनों शब्द के मेल से बना है। डिमोस का मतलब हो गया जनता और क्रेसिया का मतलब हो गया शासन, अर्थात जनता का शासन, ठीक है। लोकतंत्र ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जनता का शासन। लोकतंत्र अंग्रेजी का डेमोक्रेसी होता, लोकतंत्र का अंग्रेजी डेमोक्रेसी होता है, जो दो शब्दों के मेल से बना है, डिमोस और क्रेसिया। डिमोस का मतलब होता है जनता, क्रेसिया का मतलब होता है शासन, अर्थात जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है। आगे कहता है कि लोकतंत्र में देश की प्रत्येक जनता की अहम भागीदारी होती है। लोकतंत्रात्मक देश में जनता की अहम भागीदारी होती है। लोकतंत्र उस रूप को कहा जाता है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है। लोकतंत्र उस स्वरूप को कहा जाता है, उस स्वरूप को कहा जाता है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति जनता के हाथों में होती है, ठीक है। लोकतंत्र की सर्वोत्तम परिभाषा अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया था। लोकतंत्र की सर्वोत्तम परिभाषा किसने दिया था? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। 16वें राष्ट्रपति जिसका नाम था अब्राहम लिंकन, ये परिभाषा दिए थे। क्या परिभाषा दिए थे भाई? देखते हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा किया गया शासन है। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा किया गया शासन है, यह कथन किसका है? यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये दिया गया अब्राहम लिंकन के द्वारा, अब्राहम लिंकन के द्वारा, अब्राहम लिंकन के द्वारा, ठीक है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे, अमेरिकी राष्ट्रपति थे, अमेरिकी राष्ट्रपति थे ये।
और कौवे नंबर अमेरिकी राष्ट्रपति थे तो 16वें नंबर के थे। अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया परिभाषा है लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा किया गया शासन। ठीक है, ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे जिन्होंने ये बहुत ही शानदार लोकतंत्र की परिभाषा दिया। इनकी परिभाषा बहुत ही चर्चित है लोकतंत्र का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थात शासन व्यवस्था में अप्रत्यक्ष तरीके से जनता की भागीदारी लोकतंत्र कहलाता है। अर्थात शासन व्यवस्था में अप्रत्यक्ष तरीके से जनता की भागीदारी ही लोकतंत्र कहलाता है। किसी भी देश की अगर शासन व्यवस्था अगर चलती है, वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन है, तो उसमें जनता की भागीदारी जो होती है अप्रत्यक्ष तरीके से होती है। हमारे भारत में कैसा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बच्चों याद रखना। अब आते हैं कुछ टू दी पॉइंट के ऊपर, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। लोकतंत्र में विविधता समाज के लिए अच्छा होता है। आपसे प्रश्न बनेगा कि समाज के लिए क्या अच्छा होता है, समाज के लिए क्या अच्छा होता है? तो लोकतंत्र में विविधता मतलब लोकतंत्र में भिन्न भिन्न जाति और समुदायों को लोग रहते हैं और सभी लोगों को सत्ता में साझेदार बनाया जाता है, किसी एक वर्ग को लेके नहीं। सामाजिक विभाजन देश की एकता व अखंडता के लिए घातक है। सामाजिक विभाजन देश की एकता व अखंडता के लिए घातक है। देश की एकता और अखंडता के लिए क्या घातक है? तो सामाजिक विभाजन। आपसे प्रश्न बनेगा, देश की एकता और अखंडता के लिए क्या घातक है? सामाजिक विभाजन। समाज के लिए अच्छा क्या है? एक लोकतांत्रिक समाज के लिए अच्छा क्या है? तो लोकतंत्र में विविधता। देश की एकता और अखंडता के लिए क्या घातक है? सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभाजन का मतलब हो गया कि मतलब समाज के अंदर जो है ना विभिन्न वर्गों को अलग अलग हिस्सों में बांट देना, चाहे वो काम के आधार पे हो या किसी भी आधार पे अलग अलग वर्गों में बांट देना। और ये सामाजिक विभाजन जो है कुछ हद तक सही है, लेकिन कुछ हद तक लोकतांत्रिक सरकार में बुरा भी है। आगे इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। सामाजिक विभाजन के कारण अब कहता है कि भाई समाज जो बंटता है उसके कौन कौन से कारण होते हैं, आखिर सामाजिक विभाजन के कारण क्या है? क्या बात है कि समाज को जो है विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है? तो उस समाज को विभिन्न वर्गों में बांटने का जो कुछ कारण है वो यहाँ पे है जन्म के आधार पे, व्यक्तिगत विविधता के आधार पे, व्यक्तिगत पसंद के आधार पे। जन्म के आधार पे 3 रूपों में सामाजिक विभाजन होता है। जन्म के आधार पे कितने रूपों में सामाजिक विभाजन होता है? 1 2 3 4 रूपों में। धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे। ठीक है, जन्म के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे। यहाँ पे लिखा हुआ धर्म, जाति, भाषा। एक और आप यहाँ पे लिख दीजिए जन्म। हाँ, जन्म के आधार पे ये सारे चीज होते हैं। थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। जन्म के आधार पे धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र को लेके जो है सामाजिक विभाजन होता है। व्यक्तिगत विविधता रूप रंग के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पे। ये तो हो गया जन्म के आधार पे समाज कैसे बढ़ता है। कोई आदमी अगर जन्म लेता है तो सबसे पहले किस कुल में जन्म लेता है वहीं से उसके डिसाइड हो जाता है कि भाई ये हिंदू है कि मुसलमान है। किस जाति में जन्म लेता है तो जन्म के समय से ही पता चल जाता है। कौन से भाषा बोलने वाले क्षेत्र में वो जन्म लेता है ये भी पता चल जाता है। और व्यक्तिगत विविधता होता है रूप रंग के आधार पे, जैसे ये काले लोग हैं, ये गोरे लोग हैं, ये प्रकार हो जाता है रूप रंग। अमीरी गरीब, ये गरीब तबका का लोग है, ये अमीर तबका का लोग है। एक देखते होंगे गांव में भी एक समाज होता है, ये धनिक लोग हैं, ये गरीब लोग हैं। तो ये व्यक्तिगत विविधता के आधार पे समाज को बांट दिया गया। व्यक्तिगत पसंद के आधार पे, व्यक्तिगत पसंद के आधार पे इसका मुख्य कारण आता है धर्मांतरण। ठीक है, धर्मांतरण मतलब अपने पसंद से जो है ना मैं अपने धर्म बदल के किसी दूसरे धर्म में चला गया। ठीक है, इससे भी सामाजिक विभाजन का एक कारण माना जाता है।
तो सामाजिक विभाजन आपके परीक्षा में बोलेगा कि सामाजिक विभाजन के कारणों को बताएं, तो आप यही 3 कारण बताइएगा कि सामाजिक विभाजन के निम्न 3 कारण हैं। पहला लिखिएगा जन्म के आधार पे, दूसरा लिखिएगा व्यक्तिगत विविधता के आधार पे, तीसरा लिखिएगा व्यक्तिगत पसंद के आधार पे। जब जन्म के आधार पे लिख दीजिएगा तो फिर लिखिएगा धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पे सामाजिक विभाजन होता है। व्यक्तिगत विविधता में रूप, रंग और अमीरी गरीबी के आधार पर सामाजिक विभाजन होता है। और व्यक्तिगत पसंद में धर्मांतरण के आधार पर सामाजिक विभाजन होता है। ठीक है, ये बच्चों ये मोस्ट VVI प्रश्न है। ठीक है, इस सामाजिक विभाजन आगे देखते हैं। सामाजिक विभाजन का विभिन्न देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। सामाजिक विभाजन जो अभी जो बताए हैं 3, जन्म के आधार पे, उसके बाद में आपको बताए हैं व्यक्तिगत विविधता के आधार पे, व्यक्तिगत पसंद के आधार पे, तो कोई ना कोई यही कारण होता है सामाजिक विभाजन का। समाज में लोगों को जो बांटा जाता है इन्हीं आधार पे लोगों को बांटा जाता है। इसका कुछ उदाहरण जो हैं, 2 देश का हम उदाहरण यहाँ पे लिए हैं। एक अमेरिका का लिए हैं और एक हम नीदरलैंड का लिए हैं। एक अमेरिका का लिए हैं और एक नीदरलैंड का लिए हैं। ये दोनों देश के में किस प्रकार से सामाजिक विभाजन हुआ, हम एक उदाहरण देके आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि अमेरिका में सामाजिक विभाजन का क्या कारण बना और फिर से आपको नीदरलैंड में सामाजिक विभाजन का क्या कारण बना, और यह सामाजिक विभाजन उस देश को आगे ले गया कि उस देश को और गर्त में ले गया। अभी इसको हम लोग समझेंगे। कहता है कि सामाजिक विभाजन विभिन्न देशों पर प्रभाव। सामाजिक विभाजन का विभिन्न देशों पे कैसे कैसे क्या प्रभाव पड़ा। पहला उदाहरण लेते हैं अमेरिका का। अमेरिका में बच्चों 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक का रहते हैं काले लोग, एक दूसरे रहते हैं गोरे लोग। काले लोग को वहाँ पे अश्वेत लोग कहा जाता है। काले लोगों को वहाँ पे अश्वेत लोग कहा जाता है। बच्चों जैसे अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे बराक ओबामा थे, तो बराक ओबामा जो थे वो अश्वेत थे। बराक ओबामा जो राष्ट्रपति थे वो अश्वेत राष्ट्रपति थे। ठीक है, और गोरे लोगों में अभी जो वर्तमान में जो हैं वो हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको ये जो हैं गोरे लोगों में आपको इसके पहले जो थे जॉर्ज W. बुश हो गए, बिल क्लिंटन हो गया था, और उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप हो गया था। ये सारे लोग जो है ना ये गोरे लोग में थे। और काले लोग में एकमात्र अभी तक राष्ट्रपति बना है जिसका नाम है बराक ओबामा। ठीक है, ये अश्वेत राष्ट्रपति थे। अश्वेत राष्ट्रपति थे, अश्वेत थे बराक ओबामा। बराक ओबामा, ओबामा। ठीक है, जिन्होंने बहुत बड़ा टेररिस्ट को ख़त्म किया था। क्या नाम था उसका, बहुत बड़ा टेररिस्ट था वो, जिसको जो अमेरिका के जो बहुत ज़्यादा भीषण बमबारी किया था, बहुत ज़्यादा क्षति किया था, ओसामा बिन लादेन का। ओसामा बिन लादेन को इन्होंने ही ख़त्म किया था। ठीक है, तो अब कहता है कि दोनों की आपसी सहमति बनी और अमेरिका विकसित राष्ट्र बन गया। हमेशा एक काले लोग में और गोरे लोगों में किसी ना किसी प्रकार के लेके कंट्रोवर्सी चलता था, मतभेद चलता था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये दोनों लोग आपस में सहमति बनाई, सत्ता में साझेदारी बनाई। ठीक है, और आपस में साझेदारी करके, सत्ता में साझेदारी करके आज अमेरिका क्या है, आज अमेरिका का सुपर पावर है। ठीक है, आज अमेरिका क्या है, पूरे विश्व का सुपर पावर है। पूरे विश्व का ये सुपर पावर है, जिसको सुपर पावर कहा जाता है। सुपर पावर है कौन, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका क्यों हुआ, क्योंकि जब यहाँ पे 2 प्रकार के लोग थे। अभी बताए ना कि सामाजिक विभाजन जो होता है रूप रंग के आधार पे भी होता है, तो यहाँ पे रूप रंग वाली बात आ गई। काले लोग यानी कि अश्वेत लोग और गोरे लोग, और एक काले लोग अश्वेत लोग मिलके आपस में सत्ता में साझेदारी किए और अमेरिका को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा कर दिया। आज अमेरिका के पास जितनी भी सैन्य शक्तियाँ है, जितना भी टेक्नोलॉजी है, आज विश्व में उसका परचम है, विश्व में उसकी झंडा लहराती है। ठीक है, आगे कहता है कि अमेरिका के गांधी मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है।
अमेरिका के गांधी किन्हें कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा ये भी आएंगे, ठीक है। अमेरिका के गांधी किसे कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है, जिन्होंने रंग भेद की नीति को अमेरिका में समाप्त किया। अभी बताए हैं ना कि गोरे लोग और काले लोग वाले वहाँ पे नीति था कि गोरे लोग है काले, क्योंकि सामाजिक विभाजन रूप, रंग और गरीबी अमीरी के आधार पे भी होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो है ना ये रंग भेद की नीति वहाँ पे थी, जिसको अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग ने इस नीति को ख़त्म किया। बोला कि नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, सब लोग पढ़ेगा तो सब लोग अच्छा होगा। मान लीजिए कि गोरा है, खाली गोरा चमड़ी देख के आप राष्ट्र का विकास थोड़े कर सकते हैं, आपको काम भी करना होगा। काला आदमी है लेकिन ज़्यादा मेहनती है, सत्ता में वो आएगा, ठीक है। तो रंग भेद की नीति को अमेरिका के राष्ट्रपति ने समाप्त किया। कौन राष्ट्रपति? मार्टिन लूथर किंग, वहाँ के ये अमेरिका के गांधी इनको कहा जाता है। एक समझिए कि एक प्रकार के वहाँ के दार्शनिक थे, एक प्रकार के बहुत ही समाज के अग्रणी आदमी थे। जैसे हम लोग के समाज में महात्मा गांधी हुए ना, बापू जिनको हम लोग बोलते हैं, उसी प्रकार से अमेरिका के गांधी मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। ये हो गया अमेरिका में सामाजिक विभाजन कैसे हुआ, रूप रंग के आधार पे दोनों आपस में मिल गया और आज अमेरिका को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा कर दिया। अगला उदाहरण लिया गया है नीदरलैंड के बारे में। नीदरलैंड में भी ये देखिए, ये भाषा को लेके था, ये मतलब धर्म के आधार पे था। अभी बोले हैं ना कि सामाजिक विभाजन भाषा, क्षेत्र, धर्म के आधार पे भी होता है। एक में आपको रूप रंग मिल गया अमेरिका में, और ये नीदरलैंड में देखिए, नीदरलैंड में आपको जो है ना ये आपको धर्म के आधार पे कैसे सामाजिक विभाजन हो रहा है, इसको देखिए। नीदरलैंड में ईसाई धर्म के लोग रहते थे। नीदरलैंड में ईसाई धर्म के लोग रहते, लेकिन ईसाई धर्म दो गुटों में बटा हुआ था। एक का नाम था कैथोलिक और दूसरे का नाम था प्रोटोस्टेंट। पहला का नाम था कैथोलिक और दूसरा का नाम था प्रोटोस्टेंट। और होता क्या था, कैथोलिक व प्रोटोस्टेंट दोनों समूहों ने आपस में सहमति बनाई। हमेशा इस दोनों समुदायों में क्या होता था? मतभेद होता था, ठीक है। हमेशा इस दोनों समुदाय में मतभेद होता था, यानी कि झगड़ा फसाद होता था। जब भी कोई किसी प्रकार की जब जनता के हित को लेके जब कानून बनता था, तो ये प्रोटोस्टेंट वाला अड़चन लगाता था, नहीं तो कैथोलिक जब भी बनाता था तो कैथोलिक वाले अड़चन लगाते थे। इस प्रकार के अड़चन लगाता था और राष्ट्र की काम बाधित होता था, उस देश की जनता के हित में काम नहीं होता था। फिर क्या हुआ, दोनों ने आपसी सहमति बनाई, दोनों समुदायों ने आपस में सहमति बनाई और नीदरलैंड को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा कर दिया, ठीक है। नीदरलैंड में ईसाई धर्म के लोग रहते थे, कैथोलिक, प्रोटोस्टेंट, ये दो वर्ग में बटा हुआ था ईसाई धर्म। दोनों ने आपस में सहमति बना ली और नीदरलैंड को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा कर दिया। अमेरिका में भी उसी प्रकार हुआ, सामाजिक विभाजन हो रहा था। वहाँ पे रंग भेद की नीति थी, कोई गोरा है कोई काला है, अश्वेत और गोरे लोगों के बीच में वहाँ पे झगड़ा चलता था। फिर दोनों लोगों ने सत्ता में साझेदारी किया और सत्ता में साझेदारी करके अमेरिका को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ला दिया, ठीक है। यानी कि जो श्वेत लोगों का सरकार आता था, वो लोग काले लोगों के बातों को भी सुनते थे, उन लोगों को मांगों को भी ध्यान में रखते थे। कोई अगर जायज मांग होता था उसको वो लोग मानते थे, ठीक है। तब जाके जो है अमेरिका विकसित राष्ट्र बन गया। उसी प्रकार नीदरलैंड में था। नीदरलैंड में ईसाई धर्म के लोग रहते थे। ईसाई धर्म में कैथोलिक जो था वो लोग ज़्यादा था, प्रोटोस्टेंट कम थे। लेकिन जब भी कैथोलिक की सरकार बनती थी तो प्रोटोस्टेंट की मांगों को वो लोग नज़रअंदाज नहीं करता था, बल्कि प्रोटोस्टेंट वाले की मांगों को भी सुनता था, ठीक है। और इनको भी सुन के सरकार के अंदर जो भी इनके माने समुदाय के लोगों को पक्ष में जो भी व्यवस्था, शासन व्यवस्था होती थी वो किया जाता था। यानी कि सत्ता में साझेदारी जो है इनकी भी रहती थी। तो दोनों समुदायों ने आपस में मिल के सत्ता में साझेदारी किया, दोनों समुदायों ने आपस में सहमति बनाई। फिर क्या हुआ, विकसित राष्ट्र बन गया नीदरलैंड, अमेरिका, ठीक है। तो नीदरलैंड में धर्म के लिए सामाजिक विभाजन हुआ था और उसके बाद में अमेरिका में
रूप रंग के आधार पर सामाजिक विभाजन हुआ था। ध्यान से सुनना बच्चों, अमेरिका में सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? अमेरिका में ये हो गया रूप रंग के आधार पे सामाजिक विभाजन हुआ था। और नीदरलैंड में धर्म के आधार पे सामाजिक विभाजन हुआ था। ठीक है, नीदरलैंड में धर्म के आधार पे सामाजिक विभाजन हुआ था, धर्म पे। ठीक है, अमेरिका में सामाजिक विभाजन हुआ था रूप रंग के आधार पे, काले गोरे को लेके। और नीदरलैंड में सामाजिक विभाजन हुआ था धर्म के लेके, ईसाई धर्म था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को लेके। ठीक है, यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ तो बता दिए मैंने सामाजिक विभाजन के दो उदाहरण आप लोगों को बताए हैं, एक अमेरिका को लेके और एक नीदरलैंड को लेके। सामाजिक विभाजन क्या होता है समझ में आ गया? सामाजिक विभाजन अमेरिका में गोरे काले लोगों के बीच में समाज को बांटा गया था। नीदरलैंड में ईसाई धर्म को लेके कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में समाज को बांटा गया था। लेकिन यह समाज बटी नहीं, बल्कि सत्ता में साझेदारी कर ली और साझेदारी करने के बाद में एक विकसित राष्ट्र बन गई। ठीक है, तो सामाजिक विभाजन का दो उदाहरण दिए, अमेरिका में रूप रंग और नीदरलैंड में धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन हुआ था। अमेरिका में सामाजिक विभाजन किसके आधार पे हुआ था? रूप रंग के आधार पे। नीदरलैंड में सामाजिक विभाजन किसके आधार पे हुआ था? धर्म के आधार पे। क्लियर? आगे आते हैं सत्ता में साझेदारी। सत्ता में साझेदारी को लेके यहाँ पे भी दो उदाहरण प्रस्तुत है। सत्ता में साझेदारी को लेके यहाँ पे भी दो उदाहरण प्रस्तुत है। एक राष्ट्र का नाम है बेल्जियम और दूसरे राष्ट्र का नाम है श्रीलंका। पहला राष्ट्र का नाम है बेल्जियम और दूसरे राष्ट्र का नाम है श्रीलंका। अब आगे देखिए इसमें कैसे कैसे क्या क्या होता है बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में। आगे देखिए एक एक पूरे डाटा के साथ आप लोगों को बताएंगे हम। चलिए सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में देख लेते हैं कि बेल्जियम में क्या क्या हुआ, क्या क्या उसकी शर्तें थी, इसके बारे में देख लेते हैं। बेल्जियम की स्थिति देखते हैं कि बेल्जियम की स्थिति क्या है। बेल्जियम एक राष्ट्र है, इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। यहाँ की जनसंख्या है 1 करोड़। यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 1 करोड़। बेल्जियम में जातीय बनावट, बेल्जियम में जातीय बनावट देखिए कैसा है। बेल्जियम में 3 प्रकार के यहाँ पे जो है ना ये लोग, यहाँ पे 3 प्रकार के भाषी लोग रहते थे। 3 प्रकार की जातीय बनावट थी। एक डच भाषी लोग था, फ्रेंच भाषी था, जर्मन भाषी था। डच भाषी लोग 59% था। बेल्जियम में डच भाषी कितने प्रतिशत? तो 59%। फ्रेंच भाषी कितने प्रतिशत? तो 40%। जर्मन भाषी कितने प्रतिशत? तो 1%। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, उसकी जनसंख्या 1 करोड़। बेल्जियम की जातीय बनावट है 59% डच भाषी, यानी कि डच भाषी की संख्या ज़्यादा थी। फ्रेंच भाषी 40%, मतलब फ्रेंच भाषा बोलने वाले, भाषी का मतलब वो भाषा बोलने वाले लोग। जर्मन भाषी, जो लोग जर्मन भाषा बोलते उनकी संख्या 1% थी। आगे देखिए ये बेल्जियम की ये रूरल एरिया के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, ये जो है ना ये रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण एरिया के बारे में हो रहा है। और शहरी में ये राजधानी है। इसमें देखिए अब इसमें क्या हो गया, इसमें उल्टा हो गया। इसमें फ्रेंच भाषी जो है ना ये हो गया आपकी 80% और डच भाषी हो गया 20%। जबकि बेल्जियम के ग्रामीण क्षेत्रों में जो था वहाँ पे डच भाषी 59% था, लेकिन राजधानी क्षेत्रों में डच भाषी 20% हो गया। फ्रेंच भाषी ग्रामीण क्षेत्रों में 40% था, जबकि फ्रेंच भाषी राजधानी क्षेत्र में 80% हो गया। दोनों जगहों पे जनसंख्या के परसेंटेज में अंतर है, तो स्वाभाविक बात है कि जब सरकार बनेगी तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी होगी कि हमारे समुदाय के लोग ज़्यादा हैं तो मेरे समुदाय से ज़्यादा मंत्री रखा जाए। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का अहम पहलू।
बेल्जियम में किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी हुआ। जिसे होता है ना कि भाई हमार जनसंख्या ज़्यादा बा तो सरकार में, जैसे मान लेते नहीं जे जादव वर्ग के लोग हैं, इनकी संख्या जो है ना 1 लाख है, और जो है ना किसी और कास्ट के जो है ना उस कुर्मी वर्ग का है ना उसका जो है वो किसी और कास्ट का जो है ना उसकी जनसंख्या जो है ना 30,000 है। तो इसका मतलब क्या कि 50 लाख वाले लोग 30 लाख को दरकिनार कर देंगे। क्या इसको सत्ता में साझेदार नहीं बनाएंगे? तो नहीं बनाएंगे तो इसके परिणाम बड़ा बुरा होगा। ठीक है, सत्ता में साझेदार बनाना होगा इसको भी। अगर आप 1 लाख वाले हैं ठीक बात है, आपकी संख्या 1 लाख है, लेकिन आप अल्पसंख्यकों को दरकिनार नहीं कर सकते। एक अच्छा लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने के लिए अल्पसंख्यकों को दरकिनार करना लोकतंत्र के लिए हानिकारक होता है। किसी भी अच्छे लोकतांत्रिक देश के लिए सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा करनी होगी, अल्पसंख्यकों की उचित मांगों को मानना होगा, अल्पसंख्यकों का ख्याल करना होगा, अल्पसंख्यकों को शिक्षा और रोजगार के अवसर में समान अवसर देना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखने को मिलती है, और जहाँ जहाँ पे ये व्यवस्था देखने को मिलती है वह राष्ट्र जो है एक विकसित राष्ट्र बनता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की अहम पहलू क्या है, कैसे कैसे बेल्जियम में सत्ता में साझेदार बनाया गया। कि भाई जहाँ पे 80% लोग जहाँ पे राजधानी में था, तो 20% लोगों का बिल्कुल बात नहीं मारता। क्या करता वो लोग? कुछ भी नहीं करता। लेकिन वहाँ की सरकारें जो थी समझदार थी, अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखा, उनकी भी उचित मांगों को माना, सत्ता में साझेदार बनाया। ठीक है, जिसके कारण बेल्जियम क्या हुआ, एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में उभर गया। ठीक है, आगे देखिए बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की अहम पहलू क्या है। क्षेत्रीय अंतर और संस्कृति विविधता को स्वीकारा। क्षेत्रीय अंतर और संस्कृति विविधता को स्वीकारा। ये क्षेत्रीय अंतर देखिए क्या होता है। देखिए एक राज्य है, एक ही राज्य में 2, 3, 4 प्रकार के भाषा को बोला जाता है। ठीक है, वो क्षेत्रीय अंतर, इस क्षेत्र का वो आदमी है, उस क्षेत्र का वो आदमी है। मान लीजिए कि एक क्षेत्र से 80% आदमी 80% फ्रेंच भाषी वाले लोग ही जीता, तो क्या 20% जो लोग वहाँ पे रहते हैं तो क्या उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा? तो बोल रहा है कि क्षेत्रीय अंतर, जो क्षेत्रों में अंतर था उसको उसने स्वीकार किया कि कोई बात नहीं, सब लोग एक समान है। ठीक है, सरकार बना 80% का, पर अल्पसंख्यकों का हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। संस्कृति विविधताओं को स्वीकारा। संस्कृति विविधता, मान ले कि कोई आदमी है जिसकी संस्कृति अलग है, और वहीं पे ज़्यादा माने जो ज़्यादा जैसे 80% फ्रेंच भाषी लोग हैं उसकी संस्कृति अलग है, 20% डच भाषी हैं उसकी संस्कृति अलग है। तो दोनों संस्कृति के लोगों को स्वीकारा कि हाँ भाई, देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृति होती है। सरकार ये नहीं बुझा कि ना 80 खाली फ्रेंच भाषी लोगों का यही, ऐसे ही फ्रेंच भाषी लोग अपना पूजा पाठ करता है, ऐसा ही रहन सहन करता है, डच भाषी लोग के बारे में सरकार समझे ही नहीं। ऐसा बेल्जियम में नहीं हुआ। बेल्जियम में क्षेत्रीय अंतर और संस्कृति विविधताओं को स्वीकार किया गया कि हाँ भाई, भिन्न भिन्न समुदाय के लोग हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार की उनकी संस्कृति है, उनकी संस्कृति को हम लोग को बदलना नहीं चाहिए, उसको हम लोग को छेड़छाड़ करना नहीं चाहिए। आगे कहता है कि 1970 से 1993 के मध्य संविधान में 4 बार संशोधन किया ताकि सभी वर्ग के लोगों को आपस में मिलजुल कर रहे। 1970 से लेके 1993 के मध्य संविधान में, बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन किया गया। क्यों संशोधन किया गया भाई? इसलिए संशोधन किया गया कि वहाँ की जो जनता है वो जनता आपस में मिलजुल के रहे। ठीक है, वह जनता जो है कभी भी आपस में टकराव की स्थिति ना बने। जब भी सरकार किसी प्रकार का कोई अगर नियम कानून अगर पारित करता है तो सभी वर्गों के, सभी समुदाय के लोग उसको स्वीकार करें, न कि किसी भी कोई एक धर्म स्वीकार करता है एक समुदाय और दूसरा समुदाय जो है सरकार के विपक्ष में खड़ा होकर रोडों पे नाराबाजी करने लगता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब विद्रोह फैलाने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो क्या किया, 1970 से लेके 1993 के मध्य संविधान में 4 बार संशोधन किया, ताकि सभी वर्ग के लोग जो हैं आपस में मिल जुल के रहें। आपस में भाईचारा कैसे डेवलप होगी, फ्रेंच भाषी, डच भाषी, जर्मन भाषी, ये तीनों भाषाओं के बोलने वाले जो लोग हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो फैले हुए डच भाषी, जर्मन भाषी, फ्रेंच भाषी जो लोग हैं, ये कैसे आपस में मिल के रहेंगे, किस प्रकार से हम नियम कानून बनाएंगे कि ये तीनों भाषा के लोग जो हैं आपस में टकराएंगे नहीं, इसको लेके उसने संविधान में 4 बार संशोधन किया। तब जाके जो है उस समाज के सारे लोग जो हैं आपस में मिलजुल के रहने लगे। आगे देखिएगा कि क्या कहता है, कहता है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान हो। केंद्र सरकार में, जहाँ पे केंद्र में सरकार बनी, तो वहाँ पे जैसे डच भाषी वहाँ पे कितने थे, 59%, और फ्रेंच भाषी 41% हुआ कि भाई ऐसा नहीं कि 59% है तो उसकी मंत्री ज़्यादा होगी इसकी कम होगी, नहीं, बोला कि फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान हो तथा दोनों की सहमति से कानून पारित हो। ठीक है, अब देखिए, अब कानून पारित हो, अब समझ में आप लोग को आएगा कि सत्ता में धीरे धीरे साझेदारी अब हो रही है। ठीक है, अब सरकार में दोनों वर्गों के लोगों की साझेदारी हो रही है। तो केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान हो। डच भाषी अगर ज़्यादा है उसकी भी उतना ही, और फ्रेंच भाषी अगर कम है उसकी भी उतना ही। दोनों की मंत्रियों की संख्या समान हो तथा दोनों की सहमति से कानून पारित हो। अगर कोई जनता के लिए कोई कानून पारित होता है तो दोनों समुदायों के सहमति से ही कानून पारित हो। ठीक है, तब जाके वो लोकतांत्रिक देश शांति तरीके से रहेगा। क्षेत्रीय सरकार की शक्ति, क्षेत्रीय सरकार की शक्ति को स्वीकारा। ठीक है, वहाँ पे समझा गया कि भाई क्षेत्रीय सरकार अगर नहीं रहेगी तो एक अकेले केंद्र सरकार सारे कार्य को नहीं कर सकता है। राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार हो, दोनों समूहों के लोगों के प्रतिनिधि की समान संख्या हो। राजधानी में तो बोले हैं ना कि राजधानी में बिल्कुल उल्टा हो गया था। राजधानी में कितना कितना हो गया था, राजधानी में 80% फ्रेंच भाषी हो गया था, 80% फ्रेंच भाषी हो गया था। कहा गया भैया, हाँ, राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार हो और दोनों समूहों के लोगों की प्रतिनिधियों की समान संख्या हो। तो यहाँ पे जो है ना 80% 20% था। राजधानी के लिए एक अलग सरकार का गठन किया गया, जैसे केंद्र में नहीं होता है, हम लोग के भारत में इसे केंद्र शासित प्रदेश नहीं होता है, उसी प्रकार से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और उसमें जो है ना फ्रेंच भाषा और डच भाषी लोगों को बोला गया कि समूह के लोगों को प्रतिनिधियों की संख्या समान हो। ये नहीं कि 80 है तो इसका ज़्यादा और ये कम है तो इसका कम, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ये दोनों के प्रतिनिधियों की संख्या समान हो। ठीक है, और जब ये सारे जब प्रकार से जब सत्ता में साझेदारी जब बेल्जियम के अंतर्गत बनाया गया कि क्षेत्रीय सरकार की शक्ति को स्वीकारा और विभिन्न क्षेत्रों के विविधता और संस्कृति विविधता को स्वीकारा। ठीक है, और डच भाषी फ्रेंच भाषी जितने भी लोग थे उनके मंत्रियों की संख्या समान हो, दोनों के सहमति से कानून बने, राजधानी में एक अलग सरकार हो और वो सरकार में दोनों समुदायों के लोगों का प्रतिनिधित्व जो है वो समान हो। ठीक है, और तब जाके जो है ना वहाँ पे बेल्जियम में सत्ता में साझेदारी हुई और जनता जो है ना उसको स्वीकार किया और बेल्जियम एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो गया। ठीक है, अभी ऊपर सामाजिक विभाजन को लेके बताए थे अमेरिका और नीदरलैंड के बारे में, और यहाँ पे आपको सत्ता में साझेदारी को लेके बता रहे हैं 2 उदाहरण, एक बेल्जियम के और एक श्रीलंका के। ठीक है, तो बेल्जियम के बारे में बता दिए कि बेल्जियम की जातीय बनावट कैसी थी, बेल्जियम में सत्ता में साझेदारी जब हुआ तो किन कैसे हुआ, किन किन चीज़ों को सरकार ने स्वीकार किया, सरकार ने जनता के मांगों को माना, सरकार ने किस प्रकार से विभिन्न समुदायों को लोगों को आपस में जोड़ने का काम किया, किस प्रकार से वो अपने मंत्रियों की संख्या समान रखा और दोनों पक्ष के मंत्रियों को समान संख्या करके कानून पारित किया ताकि देश में कोई विद्रोह नहीं हो। ठीक है,
अब आते हैं श्रीलंका के तरफ बढ़ते हैं कि श्रीलंका में देखिए क्या, बिल्कुल इसके उल्टा स्थिति आप लोगों को देखने को मिलेगा श्रीलंका में, बिल्कुल इसके उल्टा स्थिति देखने को मिलेगा श्रीलंका में। श्रीलंका की स्थिति देखिए, यह एशिया महादेश का एक द्वीपीय देश है, एशिया महादेश का एक द्वीपीय देश है। तमिलनाडु के तट से कुछ किलोमीटर दूर, तमिलनाडु के तट से कुछ किलोमीटर दूर एक द्वीपीय देश है। यहाँ की आबादी है 2 करोड़। श्रीलंका की आबादी कितनी है? 2 करोड़। ठीक है, यहाँ की जातीय बनावट देख लेते हैं। कई जाति समूह है यहाँ पे, विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं यहाँ पे। यहाँ पे सर्वाधिक रूप में जो है ना बच्चों, ये सिंहली भाषी लोग हैं। श्रीलंका में कौन से भाषी लोग ज़्यादा हैं? तो सिंहली भाषी। ये सिंहली भाषी लोग, इनकी 74% हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। सिंहली भाषी लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तमिल भाषी लोग 18% हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्म के लोग हैं। और भारतीय तमिल मजदूर 5% लोग हैं। भारतीय तमिल मजदूर का मतलब हो गया कि वह मजदूर जो यहाँ से जो है ना समुद्र ला के श्रीलंका में गया, काम धंधा करने के लिए, मजदूरी करने के लिए गया, और वहीं पे वो धीरे धीरे रह गया, कुछ समय बीता, वहीं पे अपना शादी विवाह करके अपना घर द्वार बना लिया, वहाँ के नागरिक बन गया, उसको भारतीय तमिल मजदूर बोला जाता है। वो 5% लोग। ईसाई धर्म वाले जो थे ना वो 7% थे। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों की संख्या है। सिंहली भाषी, तमिल भाषी, भारतीय तमिल मजदूर और ईसाई धर्म। ठीक है, सिंहली भाषी जो 74% थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। आपसे प्रश्न बनेगा कि श्रीलंका में सर्वाधिक किनकी संख्या है? तो सिंहली भाषी की। सिंहली भाषी जो हैं कौन से धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में तमिल भाषा 18% था, भारतीय तमिल मजदूर 5%, ईसाई धर्म 7%। अब ये भिन्न भिन्न समुदाय के भिन्न भिन्न परसेंटेज है यहाँ पे। तो स्वाभाविक बात है कि जब यहाँ पे इलेक्शन होगा तो सिंहली भाषी की सरकार बनेगी, सिंहली भाषी की यहाँ पे सरकार बन जाएगी। तो सिंहली भाषी की जब सरकार बनती थी तो क्या करते थे, आइए समझते हैं, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी सिंहली व तमिल, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी सिंहली हो, यानी कि दोनों भाषाओं के लोगों के सत्ता में साझेदारी होना है, सिंहली भाषी को भी तमिल भाषी को भी, जबकि ये संख्या ज़्यादा है। तो इसकी सरकार बनती थी सिंहली भाषी की, तमिल भाषी की नहीं बनती थी। तो सिंहली भाषी किस प्रकार से पक्षपात करता था, आइए समझते हैं। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? 1948 में। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? 1948 में। हमारा देश आज़ाद होने के 1 वर्ष बाद श्रीलंका भी आज़ाद हो गया था। सिंहली भाषियों की दबदबा, सिंहली भाषी की सरकार बनती थी तो सिंहली भाषी की दबदबा थी, हर चीज़ में इसकी ज़्यादा बोलबाला थी। 1956 में सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना, यह सिंहली भाषी की सरकार बनी। और सिंहली भाषा की जब सरकार बनी तो वो सरकार जो है ना सिंहली भाषा को ही राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया, जबकि तमिल भाषा को नज़रअंदाज किया। अभी हम आपको कुछ ही देर पहले बताए हैं कि सत्ता में साझेदारी किस प्रकार से ज़रूरी है। वहीं अमेरिका में हुआ विकसित राष्ट्र बन गया, श्रीलंका बेल्जियम में हुआ विकसित राष्ट्र बन गया, नीदरलैंड में हुआ विकसित राष्ट्र बन गया, लेकिन श्रीलंका में नहीं हो रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है अल्पसंख्यकों को। परिणाम क्या होता है आगे देखिए। 1956 में सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे देना, ठीक, दर्जा दे दिया भाई। सरकारी नौकरी में सिंहली भाषी को प्राथमिकता देना, यानी कि जब भी सरकारी नौकरी निकलती थी तो सिंहली भाषी को लोगों को ही प्राथमिकता दी जाती थी, तमिल भाषी को लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। सरकारी स्कूल कॉलेज में सिंहली भाषी लोगों को छूट प्रदान करना। सरकारी स्कूल कॉलेज में अगर नाम लिखाने अगर कोई बच्चा जा रहा है, अगर वो सिंहली भाषी है तो उसका जो है ना उसका एडमिशन चार्ज 500 रुपया हो जा रहा है, 500 रुपया। लेकिन तमिल जनता जा रहा है उसको जो है ना 1500 रुपया चार्ज देना पड़ रहा है। तमिल जनता से 1500 रुपया लिया जा रहा है और सिंहली भाषी से 500 रुपया लिया जा रहा है। बिल्कुल पक्षपात हुआ है, ठीक है। बौद्ध धर्म वाले को विशेष संरक्षण दिया जाता था, स्वाभाविक बात है। सिंहली भाषी लोग बौद्ध धर्म के मानने वाले थे,
सिंहली भाषी लोग बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, तो सिंहली भाषी 74% था ना भाई, सिंहली भाषी लोग 74% था, तो बौद्ध धर्म वाले को विशेष संरक्षण दिया जाता था। वहाँ की सरकार जो थी बौद्ध धर्म वाले को विशेष संरक्षण देती थी। अब देखिए क्या क्या कारण हो रहा है, ध्यान से समझ लीजिए। सिंहली भाषियों की दबदबा, 1956 में सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे देना, सरकारी नौकरी में सिंहली भाषी तथा भाषी को प्राथमिकता देना, सरकारी स्कूल कॉलेज में सिंहली भाषी लोगों को छूट प्रदान करना, सरकारी स्कूल कॉलेजों में सिंहली भाषी को छूट प्रदान करना, बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण देना। ठीक है, ये सारे चीज़ें जो है ना ये पक्षपात रूप में दिखता है। आपको नहीं लगता कि 74% सिंहली भाषी हैं, कहीं से भी तमिल जनता जो कम जो हैं, क्या उनके बारे में, हित के बारे में कहीं बात हो रही है? क्या तमिल जनता के बारे में कहीं कुछ दिख रहा है कि तमिल जनता के यहाँ पे हित हो रहा है? नहीं हो रहा है, सिर्फ सिंहली भाषी के बारे में सोचा जा रहा है। तो इस सत्ता में साझेदार नहीं बनाया जा रहा है तमिल भाषियों को। आगे परिणाम क्या होता है देखिए। तमिल जनता नाराज हो गई। जब ये सारा क्रियाकलाप जब गवर्नमेंट करने लगा तो तमिल जनता क्या हो गई? नाराज हो गई। सरकार और राजनीतिक पार्टियों को दुश्मन मान लिया तमिल जनता ने। तमिल जनता देखा कि भाई तो गजब अत्याचार है यार, हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं तो 1500 रुपया लग रहा है, उसके बच्चे जा रहे हैं तो मात्र 500 रुपया ही लग रहा है, जबकि हम लोग गरीब हैं, हम लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो लोग अमीर वर्ग के लोग हैं, फिर भी वो लोगों को बहुत कम पैसा लिया जा रहा है, हम गरीबों से ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। तो सरकार और राजनीतिक पार्टियों को दुश्मन मान लिया किसने? तमिल जनता ने। खुद की राजनीति पार्टी बनाई और कुछ मांगे रखी। सभी तमिल जनता एकजुट हो गए और खुद की अपनी एक पार्टी बनाई और सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। क्या क्या मांगे रखी आइए देखते हैं। उसने मांगे रखी कि तमिल को राजभाषा बनाओ, जो हमारी भाषा है तमिल, इसको राजभाषा बनाओ, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर मिले। अगर कोई बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ने जा रहा है तो सबको समान अवसर मिले, ठीक है, रोजगार में, नौकरी में समान अवसर मिले। ये नहीं कि सिंहली भाषी को 5 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा और तमिल भाषी को एक ही बार मिलेगा, ऐसा नहीं। अगर एक बार तमिल भाषी को मिल रहा है तो एक ही बार सिंहली भाषी को मिलना चाहिए। अगर 5 बार सिंहली भाषी को मिल रहा है तो 5 बार तमिल भाषी को भी परीक्षा देने का मौका मिलना चाहिए। और स्कूल में जो पक्षपात हो रहा है, जो सिंहली भाषी को 500 रुपये जो दिए जा रहे हैं और 500 रुपये में एडमिशन हो रहा है और उसके बाद में आपको तमिल भाषी के लोग 1500, ये पक्षपात नहीं है। शिक्षा में समान अवसर, सब किसी को एक समान अवसर से, समान रूप से शिक्षा दिया जाए, शिक्षा में पक्षपात नहीं है, ठीक है। सरकार ने क्या किया? सरकार ने इनके दोनों मांगों को ठुकरा दिया, क्योंकि सरकार बुझता था कि ये लोग कम है, इनकी अगर मांग हम मान लेते हैं तो हमारी 74% जनता जो बौद्ध धर्म को मानने वाले सिंहली भाषी जो हैं वो नाराज हो जाएंगे, तो हमारी सरकार गिर जाएगी, ठीक है। तो उन लोगों के नाराजगी से बचने के लिए इसने क्या किया? ये तमिल भाषी लोग जो अपना अलग राजनीतिक पार्टी बनाए और जो भी कुछ सरकार के सामने जो भी कुछ मांगे रखी, इस मांगों को क्या किया? नहीं माना। कौन? सरकार ने। कहाँ की सरकार ने भाई? अरे श्रीलंका की सरकार ने। श्रीलंका की सरकार क्या किया? नहीं माना। नतीजा क्या होता है आगे देखिए। सरकार ने मांग को ठुकरा दिया। परिणाम, अब परिणाम देखिए क्या क्या होता है। सरकार ने मांग को तो ठुकरा दिया, परिणाम उग्र संगठन बना लिट्टे। जब यही सारे तमिल लोगों की जब मांगों को गवर्नमेंट ने नहीं माना, तब यही सारे तमिल लोग एक राजनीतिक पार्टी बनाई और वो पार्टी बनाई, एक उग्र संगठन बन गया, ठीक है। उग्र संगठन का मतलब क्या हो गया कि वह संगठन सरकार के कार्यकलापों में बाधा लगाती थी, बड़े बड़े अफसों के कार्यक्रवाही में बाधा डालती थी, अफसों में जाके आगजनी करने लगी, रोड पे धरना प्रदर्शन करने लगी, रेल पटरियों को उखाड़े जाने लगा,
सरकारी जितने भी सारे संपत्ति थे उसको क्षति पहुंचाने जाने लगा। एक उग्र संगठन बना जिसका नाम हुआ लिट्टे। लिट्टे कहाँ का संगठन है? श्रीलंका का। लिट्टे कैसा संगठन है? एक उग्र संगठन है, मतलब आप आतंकवादी संगठन समझ लीजिए ना, कि एक प्रकार का आतंकवादी संगठन है। हम यहाँ पे उग्र से ही उसको संबोधित किए हैं। लिट्टे कहाँ का संगठन है? श्रीलंका का। लिट्टे कैसा संगठन है? उग्र संगठन है। अब उग्र संगठन ये लिट्टे क्यों बना आपको समझ में आ गया होगा। ये लिट्टे श्रीलंका का संगठन है, किसी दूसरे देश का संगठन नहीं है, श्रीलंका का है। लेकिन ये लिट्टे संगठन क्यों बना आपको समझ में आ गया होगा कि सिंहली भाषी की दबदबा रहती थी। स्कूल कॉलेजों में सिंहली भाषी की छूट दिया जाता था, बौद्ध धर्म वाले को संरक्षण दिया जाता था, सरकारी नौकरियों में सबसे ज़्यादा तवज्जो सिंहली भाषी को दिया जाता था। ये सब चीज़ जो है ना तमिल भाषी को नहीं मिलता था। तमिल भाषी के साथ पक्षपात होता था। तो तमिल भाषी लोग क्या किया, एक अलग अपना राजनीतिक पार्टी बनाया और सरकार से जाके अपनी मांगे रखी कि शिक्षा व रोजगार में हमें भी अवसर दो, ठीक है, चिकित्सा में मुझे भी अवसर दो। लेकिन सरकार ने क्या किया, इनके मांगों को ठुकरा दिया। सिंहली भाषी जो सरकार था तमिल के मांगों को ठुकरा दिया, यानी कि तमिल भाषी लोग अल्पसंख्यक थे, तो अल्पसंख्यक को मांगों को सरकार ने क्या किया, नज़रअंदाज किया। परिणाम क्या हुआ कि ये अल्पसंख्यक जो लोग था तमिल भाषी, ये लोग एक संगठन बनाए, एक उग्र संगठन बन गया, आतंकवादी संगठन बना, और उसी संगठन का नाम हुआ लिट्टे। क्या? लिट्टे। दोनों समूहों में टकराव होने लगा। किसके समूह में? सिंहली भाषी समुदाय में और तमिल भाषी समुदाय में, ठीक है। दो समुदाय, सिंहली भाषी समुदाय और तमिल भाषी समुदाय में टकराव हो गया। नतीजा क्या हुआ? गृह युद्ध हो गया। वो ओकरा के मार रहे, वो ओकरा के मार रहे होने से सामान सिंहली भाषी ट्रैक्टर पर लाद के लेके आवत तरन, धान चावल दाल लाद के लेके आवत तरन, तमिल वाला 10 गोड़ा मिल के उनका के लूट लसन, लूट के खा गई लसन, ठीक है। इस प्रकार से श्रीलंका में काट मार की स्थिति उत्पन्न हो गई, भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई, महंगाई चरम सीमा पे चली गई, ठीक है। सरकार के पास में पैसे नहीं बची कि वह लोगों को जो है ना सैलरी दे पाए, अपने सरकारी कर्मचारियों को सैलरी दे पाए। सब लोग भूखमरी के कगार पे आ गया। अभी कुछ ही दिन की घटना है, 2-3 साल हुआ है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे विद्रोह हो गया था, ठीक है। इस प्रकार से जो है ना हम कह सकते हैं कि सत्ता में साझेदारी प्रत्येक वर्ग समूह के लोगों का होना चाहिए। सत्ता में साझेदारी जो है ना प्रत्येक वर्ग समूह के लोगों का होना चाहिए। किसी एक वर्ग के समूह से लोकतांत्रिक सरकार नहीं चलती है, ठीक है। अब समझ में आया? बेल्जियम में सत्ता में साझेदारी हुई, विकसित राष्ट्र बन गया। अमेरिका में सामाजिक विभाजन था, रंग भेद गोरा काला, वहाँ पे भी सत्ता में साझेदारी हुई, विकसित राष्ट्र बन गया। नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट थे, धर्म के आधार पे बटे हुए थे, वहाँ पे सत्ता में विकसित राष्ट्र बन गया। श्रीलंका में सिंहली भाषा के आधार पे सामाजिक विभाजन हो रखा था, सिंहली भाषी और तमिल भाषी। यहाँ पे सत्ता में साझेदारी नहीं बनी, अल्पसंख्यकों को नज़रअंदाज किया रे भैया। क्या किया? नज़रअंदाज किया। क्या हुआ कि काट मार होने लगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमरा गई, गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो अच्छा लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने के लिए सभी समुदाय, सभी वर्गों के लोगों को साथ में होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे थोड़ा सा एक ठो और है, उसको समझा देते हैं। सरकार की मांगों के प्रति सोच। अगर अल्पसंख्यकों की कोई अगर मांग है सरकार से, अगर कोई उचित मांग है, तो सरकार का सोच क्या होना चाहिए? पूछेगा कि सामाजिक विभाजन के लेके, सामाजिक विभाजन में सत्ता की साझेदारी को लेके सरकार की मांग कैसा होना चाहिए? सरकार के मांगों के प्रति सोच क्या होना चाहिए? ऐसा प्रश्न बन सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की मांगे के प्रति सोच क्या होना चाहिए, स्पष्ट करें। एक लोकतांत्रिक देश में सरकार की मांगों के प्रति सोच क्या होना चाहिए, स्पष्ट करिए। अब क्या होना चाहिए देखिए, सामाजिक विभेद की राजनीतिक परिणाम सरकार के विभिन्न समुदायों की मांगों के प्रति सोच पर निर्भर करती है।
सामाजिक विभेद की राजनीतिक परिणाम। समाज में अगर विभिन्न भागों में अगर समाज बटा हुआ है तो उनका किस किस प्रकार की उनकी मांग है इसके ऊपर निर्भर करता है। भाई उचित मांग होगी तो सरकार मानेगी और अनुचित मांग होगी तो सरकार नहीं मानेगी। जैसे अपने बिहार में अभी दारूबंदी है, शराबबंदी है, तो जो विपक्ष का पार्टी है वो बोले कि भाई नहीं दारू बिकना चाहिए, जबकि सारा समाज जान रहा है कि भाई वाइन से जो है ना शराब से नुकसान है, बहुत सारा परिवार उजड़ जाता है, बहुत सारा रोड एक्सीडेंट होता है, इस समाज के लिए किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। तो हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने दारूबंदी किया और शराबबंदी करके समाज को साफ सुथरा करने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये ठीक है, लेकिन विपक्ष कहता है कि नहीं भाई शराबबंदी चालू होना चाहिए। अगर उचित मांग है तो सरकार को मांगना चाहिए, नहीं उचित मांग है तो फिर इसको बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। वही कहता है कि जो उचित मांगे उसके प्रति सोचना चाहिए। कहता है कि विभेद के कारण, विभेद के अच्छे परिणाम के लिए आवश्यक है कि सरकार विभिन्न समुदायों को उचित मांगों को नज़रअंदाज नहीं करे। माने समाज में अगर विभाजन है, समाज अगर भिन्न भिन्न भागों में बटा हुआ है तो समाज में माने अच्छा परिणाम के लिए जो है ना सरकार विभिन्न समुदाय की उचित मांगों को नज़रअंदाज नहीं करे। अगर विपक्ष कहता है शराब की मांग ना करके, वो कहता है कि 12वीं कक्षा तक सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा मुफ्त में मिलना चाहिए। 12वीं कक्षा के सभी लड़का 12वीं कक्षा तक के सभी वर्ग के लड़का लड़कियों को शिक्षा मुफ्त में मिलना चाहिए। भाई शिक्षा के बारे में बात कर रहा है, अच्छी बात है, इसको सरकार को मान लेना चाहिए। ठीक है, वही कहता है कि उचित मांगों को नज़रअंदाज न करें, वैसी मांगे जिनसे दूसरे समुदाय के हितों पर कुठारघात नहीं होता हो, सरकार द्वारा मान लेना चाहिए। अगर मान लेने की अल्पसंख्यक है, कोई ऐसा अगर मांगता है जिससे किसी दूसरे वर्ग के हितों को कुठारघात नहीं होता है, उसका हित नहीं होता है, तो वैसे मांगों को सरकार को मान लेना चाहिए। ठीक है, अब कहता है कि राष्ट्रीय एकता के नाम पर अल्पसंख्यकों के मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने का परिणाम हमेशा बुरा होता है। जैसे आप बोल रहे हैं कि नहीं, अब श्रीलंका के उदाहरण लेते हैं, आप बोल रहे हैं कि सिंहली भाषी जो है ना, अगर हम तमिलों की बात मान लेंगे तो सिंहली भाषी नाराज हो जाएगी। अगर तमिल भाषी की अगर मांग उचित है तो उसके मांगों को मानना होगा। आप नहीं मानेंगे तो फिर लोकतांत्रिक सरकार आप शांतिपूर्ण ढंग से नहीं चला सकते हैं। तो अल्पसंख्यक की जो उचित मांग है उसको नज़रअंदाज नहीं करें, उसको उसके मांगों को सुने और सत्ता में उसको भी साझेदार बनाएं, उसके पक्ष से भी मंत्रियों को रखें, उसके पक्ष से भी विधायकों को रखें, उसके पक्ष से भी टिकट दे, सरकार में पार्टी टिकट दे, उसको भी नेता बने, उससे भी एमपी बने, उसके पक्ष से भी विधायक बने। ठीक है, और सत्ता में साझेदार बने, तब जाके होगा। बच्चों, ये था आपके लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 3 शब्द जो है ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी क्लियर कर देते हैं। एक आपको समझ में आ गया होगा लोकतंत्र, ठीक है, और दूसरा आ गया होगा सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभाजन, ठीक है, सामाजिक विभाजन। और तीसरा आ गया होगा आपको, तीसरा आ गया होगा सत्ता में साझेदारी, सत्ता में साझेदारी, साझेदारी। ठीक है, ये पाठ में हम सिर्फ इतना ही बताने का प्रयास बच्चों किए हैं। लोकतंत्र क्या होता है उसके उदाहरण भी दिए हैं, एक अच्छा परिभाषा भी दिए हैं। उसके बाद में सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है, सामाजिक विभाजन जो है ना किन किन रूपों में हुआ है, सामाजिक विभाजन होते हुए भी सत्ता में साझेदार बनाना कितना लाभदायक है, और सामाजिक विभाजन होते हुए सत्ता में साझेदार नहीं करना समुदायों का
कितना हानिकारक है, इन सब उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं इस वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में कुछ 2 4 5 इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न है जो आपको मिल जाएगा। ठीक है वीडियो, अब बच्चों आप लोगों को वीडियो रेगुलर मिलेगा। थोड़ी सी किसी चीज़ को लेके हम थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गए थे और रेगुलर वीडियो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।